जय हिंद। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं श्याम कुमार आज लेकर के आया हूं आपके सामने इम्पॉर्टेंट बिहार जीके वन लाइनर क्वेश्चन। मतलब कि जो प्राचीन इतिहास से जितने भी जो भी प्रश्न प्राचीन से लेकर आधुनिक हिस्ट्री तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं बिहार से संबंधित, वह सभी प्रश्नों का एनालिसिस हम आपके सामने करने वाले हैं। तो आप सब लोग लगातार बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे पास टोटल वन लाइनर का लगभग 500 प्रश्न का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें देखना ये है कि इस वीडियो में कितने प्रश्न हम सब कवर कर पाते हैं आज वाले में। ये हमारा पार्ट 1 भाग है। प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? देखिए, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन का। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत कहाँ है? मतलब पटना के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत या धार्मिक ग्रंथ, यह 3 ऐसे जगह हैं जहां से हमें पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था। जो अशोक का लघु शिलालेख है वो बिहार के किस जगह से प्राप्त हुआ था? तो सासाराम से। चौथे नंबर आइए। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा में था? ठीक है, कौन सी भाषा में था? तो वह उसकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। और इसकी भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। यहाँ पे क्वेश्चन 4 और 5 में थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, भाषा पूछे तो प्राकृतिक और लिपि पूछे तो ब्राह्मणी। ठीक है, 6 नंबर में आइए। मिरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहब हानी का जो रचना किसका किया गया है इसके द्वारा? मिरतुल्ला अहवाल का रचना किया गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न में आ जाइए। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कौन? कार्तिलता, कार्तिपताका, वर्णर रत्नाकर, ये जो सभी हैं वो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास हैं। चलिए, बिहार के धातु प्रस्तरगिन अवशेष मिला है कहां से? चिरांद से जो कि छपरा में पड़ता है, चेचर से जो कि वैशाली में है, सोनपुर और मनेर, इन सभी जगहों से धातु का प्रस्तरगिन अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए आ जाए। अभी प्राचीन इतिहास के प्रश्न है तो थोड़ा सा आपको हो सकता प्रश्न नया भी लगे, लेकिन फिर भी प्रश्न जब ऐसे बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसीलिए आपके पास लाए इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये वीडियो बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, जितने भी बिहार के बीएसएससी हो गए, इन सब सभी एग्जामों में जो बिहार के प्रश्न पूछते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, बिहार के गया जिला के अपसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। चलिए, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का लेख तथा शाहपुर का जो पटना एवं मंदर का जो बांका से प्राप्त लेख की जानकारी मिलती है कौन वंश के? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें मिलता है कहां कहां से? आरा से प्राप्त हुआ देवनार्क लेख, शाहपुर एवं मंदर जो कि बांका से प्राप्त लेख से जानकारी हमें मिलता है कौन गुप्त के बारे में? परवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी। ठीक है, पाल शासक के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? तो वह देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, पहला हो गया। नारायण पाल के भागलपुर के ताम्रपति अभिलेख से मिलता है। महीपाल प्रथम नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से हमें प्राप्ति होती है पाल शासक के बारे में। चलिए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य की स्रोत क्या है?
तो अथर्ववेद से जानकारी मिलती है किसके बारे में? बिहार के बारे में। चलिए, बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। चलिए, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के हो गए और भागवती सूत्र बौद्ध धर्म के हो गए। ठीक है, ये अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है बिहार के महाजनपद के बारे में। नालंदा के सरिया टीला में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ था? तो पाल काल का बौद्ध विहार के बारे में जानकारी नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। पर क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी हमें मिलती है किसके बारे में? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गंध तंत्र के बारे में। जो मौर्योत्तर बिहार का बहुत सारे मौर्योत्तर जो मौर्योत्तर वंश के हैं उसकी जानकारी हमें विनय पिटक और दीर्घ निकाय से हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज कराने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो कनिंघम, लॉर्ड कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता अगर आप सब पढ़े होंगे तो लॉर्ड कनिंघम का नाम आप सब सुने होंगे। चलिए, नालंदा में स्थित बड़गांव जो है वो नालंदा महावीर का पता किसने लगाया? तो कनिंघम ने लगाया, क्योंकि पुरातात्विक विभाग में लॉर्ड कनिंघम थे शामिल। ठीक है, खुदाई करने वाले बने थे। चलिए, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज कौची के किया? केसरिया स्तूप का खोज किया जो कि चंपारण में है। लौरिया अरे राज अशोक स्तंभ का खोज किया। वसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का खोज किया कौन? कनिंघम के द्वारा यह खोज किए गए हैं। चलिए, विदेह के राजा जनक ने निष्ठ या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? कहाँ वर्णित है? तो बृहद्रनायक उपनिषद में, बृहद्रनायक उपनिषद में। आगे बढ़िए। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेर शाह से संबंधित है द्विभाषी अभिलेख। अगले चलिए, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिला? तो अकबर का अभिलेख है जो बिहार में मिला है। बौद्ध धर्म साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार इतिहास से संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीर्घ निकाय का संबंध है जो वो प्राचीन बिहार से संबंधित है। चलिए आ जाइए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। शेर उल मुत्ताखरीन की रचना किसके द्वारा किया गया? गुलाम हुसैन तब्तबाई के द्वारा किया गया। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के? तो ईरानी यात्री थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीति, क्योंकि कौटिल्य जो राजनीतिक से संबंधित थे। राजनीतिक रचनाकार पुस्तक के लेखक कौन थे? चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? मौलिक कवि। चलिए, मौर्यकालीन स्थापना कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पाटलिपुत्र से, बाबर से या राजगृह से। ठीक है, चलिए आ जाइए। बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? मनेर से मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हैं? तो तुगलक वंश का जो है वो बिहार के राजवंश के मतलब तुगलक वंश के बारे में जानकारी जो बिहार के अभिलेखों से प्राप्त है। बिहार के किस क्षेत्र का संबंध बसाती नूल उनस एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत का। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? फाहियान, युआंगचुंग या इतिसंग। ये सब बिहार नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए आए थे। अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसका? रामायण का। ठीक है, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ? तो वह 40,000 ईसा पूर्व पहले ही हुआ था।
बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ क्या रहा? बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो हैं, साक्ष्य किस युग के हैं? मतलब यहाँ का जो साक्ष्य है वो किस युग के हैं? तो वह है पूर्व प्रस्तर युग के हैं। चलिए बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तुत युग का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वह साक्ष्य जो मिला है वह मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष की प्राप्ति हुई है? तो नव प्रस्तर युग के प्राप्ति हुई है। चलिए बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्ति हुए हैं? चिरंद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर से। चलिए बिहार सहित पूर्व भारत में आर्य का आगमन कब हुआ? 800 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक थे तो लौहे का उपयोग। चलिए श्रुति तथा किवंदवती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार का मुख्य राज्य कौन कौन से थे? मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। ये सब जो बिहार में शामिल थे, मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी, ठीक है, ये सब कहाँ थे? बिहार में शामिल थे। विदेह, विदेह किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में यह जिक्र है कि विदेह जो थे उसमें आर्यों का आगमन हुआ था। चलिए बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो वो मगध। और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरा थी। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा है? तो विदेह रहा है। अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? तो मगध के में जितने भी लोग रहते थे उसके लिए अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो विदेह हैं जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। 50 नंबर। आइए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है, 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ है, इनमें कितने महाजनपद बिहार में हैं? तो 3 महाजनपद कहाँ थे? बिहार से थे। चलिए आ जाइए बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में है जो वो क्या है? अंग महाजनपद मौजूद हैं। चलिए बिहार के पटना और गया जिला किस महाजनपद में है? तो मगध महाजनपद में है। और मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अंग तथा मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी है जो अंग और मगध नदी को पृथक करता है। चलिए बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? तो वज्जी। वज्जी जो थे वह 8 राज्यों का एक संघ था। और वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बिहार के भाग में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वज्जी जो कि वैशाली थी जिसकी राजधानी, वो गणतंत्र थे, स्वतंत्र थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में बिहार के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी जो क्या गणतंत्र थे। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज था। चलिए प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था कौन? अंग। अंग थे जो अंग हो गए, बज्जी हो गए, मगध हो गए, ये सब 16 महाजनपदों में है और 3 है जो बिहार में है। चलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। चलिए आ जाइए महावीर का जो जन्म स्थल कुंडम ग्राम बिहार के किस जिला में है?
तो वैशाली, ये जो कुंडलग्राम है वह वैशाली जिला में है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो थे, इनके मतलब यहाँ एक प्रश्न और बन गया कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिनका संबंध वज्जी संघ से थे अर्थात वैशाली से थे। चलिए, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी के राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पे? पावापुरी में। और महावीर की मृत्यु भी हुए थे तो पावापुरी में हुए थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और द्वितीय जो जैन संगीति, ठीक है, जैन संगीति दो गो हुआ है, ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति कहाँ? पाटलिपुत्रा में। और प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें मतलब जिसका कार्य क्या था? यहाँ देखिए, प्रथम जैन संगीति से 4 प्रश्न लगातार एकदम ताबड़तोड़ आपको दागा गया कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य क्या था? तो जैन धर्म के ग्रंथ में 12 अंगों का प्रणय किया गया था एवं जैन धर्म को 2 भागों में, श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न आइए। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य का जन्म स्थल कहाँ था? तो चंपा था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलार्म थे, वो आश्रम गए थे, बौद्ध धर्म, ठीक है। गौतम बुद्ध, चलिए गौतम बुद्ध कहाँ कौडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो उन्हें बोध गया में मिले थे 5 ब्राह्मण। ये कहानी आप सब लोग पढ़े होंगे। गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? निरंजना नदी, जो कि फल्गु नदी भी उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कार्य हुए थे? युद्ध की शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। चलिए आइए अगला प्रश्न, आइए देखिए क्या कह रहा कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुए थे? क्योंकि 4 बौद्ध संगीति हुआ है जी, आप सब लोग चारों बौद्ध संगीति, चारों का ईस्वी शासनकाल अध्यक्ष अवश्य पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो इस चैनल पे स्पेशल आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, उसका वीडियो दिया हुआ है। युद्ध की शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ है। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति का जो है वो उसमें क्या हुआ था? तो युद्ध शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ हम सब कितने 76 प्रश्न कर चुके हैं। चलिए आइए 77 नंबर प्रश्न, आइए क्या दिया 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो वो बोध गया, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुए गया में, ठीक है। बोधि वृक्ष के किनारे राजगीर में से संबंध है, वैशाली से संबंध है, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण का भविष्यवाणी किया था, जिसमें किस किस चीज से? तो उन्होंने बोले थे कि 3 चीज है जो कि पाटलिपुत्र को विनाश के कागार पर ले जाएगा। वो बाढ़ है, दूसरा अग्नि और तीसरा आंतरिक कलह। ये उसी समय बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा बता दिया गया था कि पटना का विनाश यही 3 कारणों से होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध की जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे, वहीं पर यह बनाया गया है। चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ? नालंदा में हुआ। प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। मगध राज्य का आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, ये हम बता चुके हैं। चलिए, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम किस राजवंश की शुरुआत हुआ? विद्रथ राजवंश। मगध जनपद के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। यहाँ से राजवंश शुरू हो जाता है, ठीक है। मगध राजवंश का उत्कर्ष कहाँ से हुआ? तो बिंबिसार के शासनकाल से। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया?
कौशल देवी या चेलना या खेमा, यह 3 से विवाह किए थे बिंबिसार। चलिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग को जीता था। और हर्यक वंश का दूसरा संस्थापक अजातशत्रु था, ठीक है, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। चलिए, राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया? तो अजातशत्रु। बड़े बड़े किला हो गए, स्तूप हो गए राजगीर में। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली वैशाली की थी। चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शब्दों में हुआ है? किस शताब्दी में? तो यह 6ठी शताब्दी में हुआ है। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन है जो वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। और हर्यक वंश के बाद मगध में कौन वंश की स्थापना हुआ? शिशुनाग वंश। और यह देखिए, सर्वप्रथम मगध के किस ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने ही, क्योंकि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा किया गया, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की है और जिसकी राजधानी वैशाली बनाया। 98 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? चलिए आइए, 98 नंबर, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में ही रही। तो कालाशोक के द्वारा यह बनाया गया था पुनः से पाटलिपुत्र। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। और इस वीडियो में हम मात्र 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 500 प्रश्न पूरे बिहार के वन लाइनर अवेलेबल हैं, जिसको हम 5 वीडियो के माध्यम से अवश्य आपको देंगे। और फिर यह पांचों का एक महासंग्राम वीडियो रहेगा, 500 प्रश्न का एकलौता वीडियो, ठीक है। तो आप सब लोग अगर वीडियो पहला देखे हैं भाग 1, तो भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 तक अवश्य देखिए। चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए